गुड मॉर्निंग दोस्तों। हम सीखने जा रहे हैं गुडविल। गुडविल क्या होता है, गुडविल कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इन सब बातों पर आज हम बेसिकली डीप में चर्चा करना चाहते हैं। गुडविल की अगर हम बात करें तो बहुत सारी बातें एक साथ निकल करके आती है, जिसमें से कुछ चीजें मैं आपके साथ शेयर करूं कि गुडविल बिजनेस के लिए एक असेट्स है। गुडविल बिजनेस के लिए एक इंटेंजिबल असेट्स है। गुडविल फिक्टिशियस असेट्स नहीं है। गुडविल को बाजार में सेल किया जा सकता है, ये सेलेबल असेट्स है। गुडविल अपने मालिक से, ओनर से, एंटरप्रेन्योर से सेपरेट नहीं हो सकती है, एंटरप्रेन्योर्स के साथ चलती है। वो जहां काम करता है वहां उसे उसके व्यवहार का, नेचर का बेनिफिट मिलता है। इस प्रकार से गुडविल में बहुत सारी बातें हैं। जितना ज्यादा आप प्रॉफिट कमाते हैं, दोनों चीजें देखिए कैसी है, जितना ज्यादा प्रॉफिट कमाते हैं गुडविल ज्यादा होती है, और आपका नेचर अच्छा है, व्यवहार अच्छा है, बिहेवियर अच्छा है तो प्रॉफिट ज्यादा होता है। यानी कि दोनों चीजें साथ में काम करती है। साथ ही इसकी जरूरत हमको कहां कहां पड़ती है, गुडविल की कैलकुलेशन की जरूरत कहां कहां पड़ती है। तो पार्टनरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो जब बिजनेस में कोई नया पार्टनर आता है, जब रिटायर्ड एनी पार्टनर फ्रॉम द बिजनेस और एग्जिस्टिंग पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज, जब हमारे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तब भी इसकी जरूरत पड़ती है। कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है तब भी हमको गुडविल कैलकुलेट करना पड़ता है। जब हम अपने बिजनेस को, पार्टनरशिप फर्म को सेल आउट करना चाहते हैं तब भी गुडविल कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ती है। जब हम किसी दूसरी फर्म के साथ अमलगमेट होना चाहते हैं, जब पार्टनरशिप फर्म का अमलगमेशन होता है तब भी हमको गुडविल की जरूरत पड़ती है। इसलिए हमें गुडविल कैलकुलेट करना चाहिए और करते भी हैं। साथ ही ऐसी कौन कौन सी बातें हैं, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी गुडविल को अफेक्ट करते हैं। गुडविल किन कारण से चेंज होती रहती है, टाइम टू टाइम, समय समय पर गुडविल बदलती रहती है। तो क्यों बदलती रहती, क्या कारण है ऐसे जिसकी वजह से हमारी गुडविल चेंज होती रहती है। तो सबसे पहले तो ये कहूं मैं कि लोकेशन, बिजनेस का लोकेशन कितना अच्छा है, जहां पर कस्टमर्स का ट्रैफिक ज्यादा होता है, कस्टमर्स का आना जाना ज्यादा होता है, इजी होता है, ऐसे प्लेस पर अगर आपका बिजनेस है तो आपकी गुडविल अच्छी होती है। आपका क्वालिटी गुड्स का, क्वालिटी अगर अच्छा है तो फिर प्लेस भी मायना रखता है, लेकिन उतना नहीं, लोग उस नाम से आप तक पहुंच जाते हैं। तो आपकी क्वालिटी कैसी है, आपका प्राइस कैसा है, आपका बिहेवियर कैसा है, आपने कस्टमर रिलेशनशिप कैसे हैं, इंडस्ट्रीज की बात करें तो लेबर रिलेशनशिप कैसी है, ये सारी चीजें हैं जो हमारी गुडविल को अफेक्ट करती है। गुडविल को और आगे अगर देखें तो क्या गुडविल हम परचेज कर सकते हैं, या यूं कहें कि क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल की जब बात करें तो गुडविल को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होता है परचेज गुडविल और एक होता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। जब हम परचेज गुडविल की बात कर रहे हैं तो हम किसी का चलता हुआ बिजनेस परचेज कर लेते हैं, उस समय जितना असेट्स हम उसका परचेज कर रहे हैं उससे ज्यादा अगर हम उसको पेमेंट करते हैं तो इसका मतलब जो एक्सेस मनी पेड किया जा रहा है वही गुडविल है। तो ये परचेज गुडविल है। इस गुडविल में आपने कुछ नहीं किया, जिस बिजनेस को आपने परचेज किया है उस बंदे का बनाया हुआ गुडविल है। ओवर द ईयर उसने इस बिजनेस में मेहनत किया, उसका गुडविल है। लेकिन सेल्फ जनरेटेड गुडविल, हम बिजनेस परचेज नहीं कर रहे हैं, बट हम पिछले 5 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल से जो बिजनेस चलाते आ रहे हैं उस बिजनेस में कहीं ना कहीं हमारा कंट्रीब्यूशन, हमारा पर्सनल कंट्रीब्यूशन या हमारा बिहेवियर या हमारा उस बिजनेस के प्रति जो लगाव हायर प्रॉफिट तक पहुंचाता है। तो सीधी सी बात ये कहें
कि जिस बिजनेस का जितना ज़्यादा प्रॉफिट होता है उसका उतना ज़्यादा गुडविल होता है। ये कुछ बातें थी, बेसिक बातें। इनमें एक बात और कह देता हूं कि जब हम परचेज गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल की बात कर रहे हैं तो याद रखिएगा हमारा AS-26 क्या कहता है। हमको सेल्फ जनरेटेड गुडविल विल बी नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्यों सेल्फ जनरेटेड गुडविल को क्यों रिकॉर्ड नहीं किया जाता है? क्योंकि आपने उसके बदले कोई पेमेंट नहीं किया है। मीन्स केवल वही गुडविल बुक्स में रिकॉर्ड करो जिसको हम पेमेंट देकर के खरीद रहे हैं, लेकिन उसे भी एक टाइम के साथ अमोर्टाइज कर दीजिए, थोड़ा थोड़ा करके डेप्रिसिएट करके खत्म कर दीजिए, ताकि हमें बुक्स में गुडविल को जो शो किया था उसे राइट अप कर सकें। परचेज गुडविल को हम बैलेंस शीट में बताते हैं, लेकिन सेल्फ जनरेटेड गुडविल को जब हम अकाउंटेड ही नहीं करते हैं तो बैलेंस शीट में बताने का तो कोई प्रश्न ही नहीं होता है। इतनी सारी बातें करने के बाद अब हम पूछते हैं कि आखिर हम गुडविल का कैलकुलेशन कैसे करेंगे। एक कोई फिजिकल असेट्स नहीं है हमारी, है ना, फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, तो थोड़ा कैलकुलेशन करना मुश्किल हो जाता है। डिफरेंट व्यूज हैं, डिफरेंट मेथड्स हैं, तो गुडविल अलग अलग तरीके से कैलकुलेट की जाती है। हम सीधे आते हैं अब मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, या गुडविल को कैलकुलेट करने की कौन कौन सी मेथड है, जिसमें मैं आपको नाम तो चारों बता देता हूं, लेकिन उसके बाद वन बाय वन एक एक करके अपन समझते जाते हैं। गुडविल की मेथड में सबसे पहला नाम आता है एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसे हम आज पढ़ेंगे। एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसके भी दो पार्ट होते हैं। एक होता है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, और एक दूसरा होता है जिसे हम कहते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये फर्स्ट मेथड है। सेकंड मेथड होती है हमारी सुपर प्रॉफिट मेथड, और एक होता है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड में भी दो पार्ट हैं, एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन और सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन क्या होता है और सुपर प्रॉफिट क्या होता है, ये हम उसी समय समझेंगे। अभी हम एवरेज प्रॉफिट मेथड की बात कर रहे हैं, तो इसमें सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से हम शुरू करते हैं। नॉर्मली एवरेज कैसे कैलकुलेट किया जाता है, बस उसी पर बेस्ड है कि किसी क्वेश्चन में अगर हमको 2, 3, 4, 5 साल के प्रॉफिट दिए गए हैं तो उन प्रॉफिट का एवरेज कैलकुलेट करना। मैं ये कहूं कि 2019, 18, 2017 एंड 2016 4 साल के प्रॉफिट हमको दिए गए हैं 10,000, 15,000, 20,000, 25,000। तो इन चारों साल के प्रॉफिट को हम ऐड करें, एवरेज प्रॉफिट 2000 का, या मैं पहले ये लिख दूं टोटल प्रॉफिट अपॉन ईयर्स। टोटल प्रॉफिट करने के लिए आप इन सबको ऐड कर लें, 10,000, 15,000, 20,000 और 25,000 डिवाइडेड बाय 4। सबका टोटल होता है हमारा 40, 50, 60, 70 डिवाइडेड बाय 4।
इससे हमारा एवरेज प्रॉफिट निकल करके आता है। और इसी एवरेज प्रॉफिट से अगर हम गुडविल की बात करें तो एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेसिंग ईयर से इनटू करने पर, ये नंबर ऑफ परचेसिंग ईयर नॉर्मली हमको क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है, मगर ये भी तो समझे कि ये होता क्या है। यहाँ 17,500 ये आ रहा है ना जी, 17,500 हमारा एवरेज प्रॉफिट है। ये एवरेज प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ, हम यही समझने के लिए निकले थे पहले, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। जब हम 4 साल तक, पिछले 4 साल तक इतना कमाते आए हैं, तो क्या आगे भी कोई संभावना नहीं है कि आगे आने वाले कितने साल तक हम इसे कमा सकते हैं। That was totally estimated number of years। हमने ऐसा अनुमान लगाया कि हम ऐसा का ऐसा प्रॉफिट 17,500 रुपए जब पिछले 4 साल से मेंटेन रखा, तो आने वाले 3 साल और मेंटेन कर पाएंगे, यानी कि 2020, 21 एंड 22 में भी हम ऐसा ही करेंगे। तो कितने सालों तक आप ऐसा प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट मेंटेन रख पाएंगे, वो कहलाता है नंबर ऑफ परचेसिंग ईयर। और एवरेज प्रॉफिट मतलब फ्यूचर में कितना प्रॉफिट आप मेंटेन करते रहेंगे, वो कहलाता है एवरेज प्रॉफिट। और यहाँ 17,500 को अगर हम 3 से इंटू कर देते हैं, तो ये हमारा हो जाता है गुडविल 52,500। ये एक बहुत सिंपल सी बात थी जो हमने यहाँ सीखी। अब मैं यहाँ से एक एक करके इन बातों को थोड़ा डीप में समझते हैं। एक एग्जांपल में पहले वेटेड एवरेज का भी बता देता हूं, उसके बाद फिर अपन एडजस्टमेंट पर या नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट की बात करेंगे, क्योंकि दोनों में ही सेम सिचुएशन होती है। तो अलग क्या है पहले ये समझ लें। जब आप वेटेड एवरेज की बात करें तो क्वेश्चन में ईयर दिया हुआ है आपको, इस ईयर को लिखो 2016, 2017, 18 और 2019। प्रॉफिट दिए गए हैं हमको, प्रॉफिट है हमारा, मैं यहां थोड़ा प्रॉफिट चेंज कर देता हूं, 10,000, 15,000, 20,000 और 25,000। मैंने ऑर्डर चेंज कर दिया है। अब एक और बात आती है कि कब हमको क्वेश्चन को वेटेड एवरेज मेथड से करना है और कब हमको वेटेड एवरेज मेथड नहीं लगानी है। तो 3 बातें याद रखिए। इन 3 में से अगर कोई एक भी बात अगर क्वेश्चन में है तो आप वेटेड एवरेज मेथड पर जाइए। पहला तो ये कि क्वेश्चन खुद बोल दे, क्वेश्चन में वेट दे दिया हमको कि 2016, 17, 18 और 19 का वेट है 1, 2, 3, 4 ऐसा। जब क्वेश्चन में वेट दे दिया गया है तो फिर आपको इन प्रॉफिट का ऑर्डर नहीं देखना है, ये किसी भी ऑर्डर में हो। आपको जैसा क्वेश्चन में बोला कि 16 को 1 से वेट देना है तो आपको यहाँ पर 1 लिखना है, 17 को 2 से, 18 को 3 से और 19 को 4 से। लेकिन क्वेश्चन में कहा जाए कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट से गुडविल कैलकुलेट कीजिए और हमको वेट नहीं दिया गया है, तो फिर ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे कि रिसेंट ईयर को हाईएस्ट वेट देंगे। लेकिन रिसेंट ईयर को हाईएस्ट वेट देते समय इस बात को ध्यान रखिए कि प्रॉफिट जो आपको गिवन है वो ऑर्डर में है या नहीं। अगर वो ऑर्डर में है तो ही आपका गुडविल अच्छा क्रिएट हो सकता है या एप्रोप्रिएट गुडविल कैलकुलेट कर पाएंगे। सपोज मैं कहता हूं यहां लॉस है और 3 साल तक हम प्रॉफिट कर रहे हैं,
तो फिर ऐसे सिचुएशन में अगर क्वेश्चन बोल दे तो आप कर दो, पर वैसे कभी क्वेश्चन नहीं बोलेगा और आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। ये वेट दे दिया हमने। अब हमको वेटेड प्रॉफिट, इस प्रॉफिट से इस वेट को इंटू कर दो 10,000, 30,000, 60,000 और 1 लाख। इसका टोटल होगा हमारा समीशन वेटेड प्रॉफिट, यानी कि वेटेड प्रॉफिट का टोटल 2 लाख, और वेट का जो टोटल होगा वो होगा समीशन वेट 10। वेटेड एवरेज प्रॉफिट विल बी इक्वल टू समीशन वेटेड प्रॉफिट अपॉन समीशन वेट, यानी कि 2 लाख से 2 लाख को 10 से अगर डिवाइड कर दें तो हमारा 20,000 रुपए क्या आता है, एवरेज, यानी कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट आता है। और इसी वेटेड एवरेज प्रॉफिट से गुडविल कैलकुलेट करने के लिए वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेसिंग ईयर, ये नंबर ऑफ परचेसिंग ईयर हमको क्वेश्चन में मिलता ही है। 3 अगर है तो 60,000 रुपए हमारी गुडविल। एक बात और याद रखिए कि गुडविल किसी भी मेथड से कैलकुलेट करो, हमेशा अमाउंट अलग अलग ही आता है। ये जरूरी नहीं कि हम हर मेथड से गुडविल को कैलकुलेट करें और सेम आंसर आए। ये तो एक सिंपल सी बात थी। ऐसा क्वेश्चन अगर दिया है तो बहुत सिंपल है। अब हम जो एक खास बात है इस चैप्टर की उस पर डिस्कस करने जा रहे हैं। वो खास बात क्या है, ये जो प्रॉफिट दिए हुए थे, ये जो प्रॉफिट दिए हुए थे हमको क्वेश्चन में, हमने इन प्रॉफिट को बिजनेस के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मान लिए हैं। अब ये बिजनेस का नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट या नॉर्मल बिजनेस ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है। कई बार क्या होता है कि हम P&L अकाउंट बनाते हैं तो उसमें कुछ इनकम और कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो अदर देन बिजनेस होते हैं, that will be not related to our normal business operation. Our personal expenses will also debited to P&L, and maybe that other income other than business operating income and expenses will be debited or credited to the P&L अकाउंट। ऐसे समय में हमारा जो ये प्रॉफिट है वो गलत हो जाता है। तो हम इन बातों को 2 तरीके से समझें। ऐसे एक्सपेंसेस जो हमारे बिजनेस के है और हमने P&L में लिखा, उन्हें हम नॉर्मल एक्सपेंसेस कहते हैं। और ऐसी इनकम जो एक्चुअल में हमारे बिजनेस की ही थी और हमने उसे P&L के क्रेडिट में लिखा, उसको हम नॉर्मल इनकम कहते हैं। और ऐसे एक्सपेंसेस जो हमारे बिजनेस के नहीं हैं, रेगुलर नेचर के नहीं हैं, रेकरिंग नेचर के नहीं है, लेकिन उन्हें हमने P&L के डेबिट में लिख दिया, तो उसे हम एबनॉर्मल एक्सपेंसेस कहते हैं। लॉस बाय फायर हो जाता है, उसे हम एबनॉर्मल लॉस कहते हैं। कोई इनकम अगर ऐसी हो जाती है, किसी एसेट्स को बेचने से प्रॉफिट हो जाता है, तो उसे हम एबनॉर्मल गेन कहते हैं। अगर कोई एबनॉर्मल एक्सपेंसेस और एबनॉर्मल गेन हमने इस प्रॉफिट को कैलकुलेट करते समय इंक्लूड किया है, तो आप उसे वापस रिवर्स कीजिए, एक्सक्लूड कीजिए, ताकि आप बिजनेस का नॉर्मल ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकें। और जब बिजनेस के नॉर्मल ऑपरेटिंग प्रॉफिट को लेकर के आप गुडविल कैलकुलेट करेंगे, तो वो बिजनेस की एक्यूरेट गुडविल होगी, एप्रोप्रिएट गुडविल होगी। इस सीधी सी बात ये कह दूं कि जब हम गुडविल बिजनेस की कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उसमें प्रॉफिट और एक्सपेंसेस भी बिजनेस के ही होना चाहिए। अदर देन बिजनेस प्रॉफिट एंड लॉसेस और एक्सपेंसेस इंक्लूड है, तो वो हमारी सही गुडविल कैलकुलेट नहीं करेगी। तो फॉर्मेट की अगर बात करें तो बहुत सीधा सा है, लेकिन फॉर्मेट से काम चलना नहीं है। मैं आपको
पहले फॉर्मेट भी बता देता हूं, फिर एक एक करके मैं एग्जांपल बताता हूं। जैसे ये 2019 का हमको प्रॉफिट दिया हुआ है 10,000, और इससे रिलेटेड और कहीं क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हमने इसी को नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट मान लिया। लेकिन अगर क्वेश्चन कहता है कि 2019 का प्रॉफिट कैलकुलेट करते समय हमने 10,000 रुपए का एबनॉर्मल लॉस हुआ था, पर्सनल एक्सपेंसेस थे, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर था या और कुछ था, तो उसकी वजह से हमारा प्रॉफिट 10,000 रह गया। तो आपको फॉर्मेट की अगर बात करो तो सीधा सा बोल दूं कि एबनॉर्मल लॉस को आपको ऐड करना है और एबनॉर्मल गेन को आपको माइनस करना है, ताकि आप नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट पर पहुंच सकें। और यही नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट हमारे गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाना चाहिए। पर अभी इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ था नहीं, इसलिए हमने सीधे सीधे 10,000 को ही नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट मान लिया और गुडविल को कैलकुलेट किया। अब मैं एक एक पॉइंट आपको समझाता जाता हूं कि उस पॉइंट का इफेक्ट क्या होगा अगर वो किसी पर्टिकुलर ईयर से रिलेटेड है और आपको एडजस्टमेंट दिया गया है। पहला पॉइंट, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स। आपने किसी फिक्स असेट्स को सेल किया और उसमें आपको लॉस हो रहा है, और ये लॉस आपने डेबिटेड टू P&L, आपके P&L में डेबिट किया है, तो आपका जो प्रॉफिट है उस पर्टिकुलर ईयर का, वो प्रॉफिट क्या हो गया होगा? कम हो गया होगा। इसलिए आपको इसे वापस उस प्रॉफिट में क्या करना पड़ेगा? ऐड करना। यही तो एबनॉर्मल लॉस है, इसलिए एबनॉर्मल लॉस को हमने ऐड कर दिया। कोई मुझसे ये पूछे कि सर ऐसे कितने पॉइंट है, आप उनको सबको लिखवा दीजिए। नहीं, इसकी कोई लिस्ट नहीं हो सकती है ना, ये आपको आइडिया लगाना पड़ेगा। कुछ जो पॉइंट हमारे क्वेश्चंस में आते हैं वो तो हम आपको बता रहे हैं, मगर फिर भी आपको सोचना पड़ेगा, ये रटने वाला मामला नहीं है। सीधी सी बात है कि एक्सपेंसेस या लॉसेस बिजनेस से रिलेटेड है तो P&L में डेबिट करो, रिलेटेड नहीं है तो कुछ मत करो, और कर दिए है तो रिवर्स इफेक्ट करो। इसी तरीके से प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स, अब मैं यहां लिख रहा हूं कि डेबिटेड टू P&L, ये लॉस था और आपने P&L में डेबिट लिखा, इसलिए वापस प्लस करना पड़ रहा है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स है, लेकिन अगर आपने इसे P&L कैलकुलेट करते समय P&L के क्रेडिट पे नहीं लिखा, तो जो भी हमारा नेट प्रॉफिट है वो कैसा होगा? एक्यूरेट नॉर्मल प्रॉफिट होगा और आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने उसे क्रेडिटेड टू P&L में क्रेडिट किया है, तो फिर आपको नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट कैलकुलेट करते समय उसे माइनस करना पड़ेगा। एक बहुत अच्छा पॉइंट मैं फिर बताता हूं यहां पर, इसको लेकर के बच्चों में अक्सर कंफ्यूजन होता रहता है, ध्यान से सुनिएगा। ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक एंड अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। पहले हम ले लेते हैं, मैं यहां कह देता हूं कि 2017 में 5,000 रुपए ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। 2017 का ये जो 20,000 रुपए प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया, इस समय हमने क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यूड बाय 5,000 किया। ओवर वैल्यूड बाय 5,000 का इफेक्ट क्या हुआ होगा? बहुत बेसिक से बात कर रहा हूं, 11th में आप ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ करके आए हैं, मैं उस ट्रेडिंग अकाउंट से इसको जोड़ता हूं। रटना हो तो हम सीधे बोलते हैं कि इसको प्लस करेंगे और इसको माइनस करेंगे, लेकिन आपको भी बात समझ में आनी चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। यहां हम ग्रॉस प्रॉफिट लिखते हैं
और यहां क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं। ये क्लोजिंग स्टॉक एक्चुअल में मेरा 10,000 था, लेकिन मैंने गलती से इसे 15 लिख दिया, ओवर वैल्यूड कर दिया। यहां क्या लिखा है? ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। मैंने इस 10 को गलती से 15 लिखा। 15 लिखने से मेरी क्रेडिट साइड 5,000 से बढ़ गई। जब भी ट्रेडिंग का क्रेडिट साइड बढ़ता है तो हमारा जीपी बढ़ जाता है, और जीपी बढ़ जाता है तो हमारा एनपी भी बढ़ जाता है। मतलब एनपी कितने से बढ़ा हुआ है? ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 5,000 रुपए से। अगर हम एनपी जो भी हमारा कैलकुलेट होकर के आया है उसमें से 5,000 डिडक्ट कर देते हैं तो हमारा नॉर्मल ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाता है। मतलब फॉर्मूला क्या बनकर के आ रहा है कि ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक है तो उसे क्या करेंगे? माइनस करेंगे नॉर्मल ऑपरेटिंग बिजनेस प्रॉफिट के लिए। इसका ठीक अपोजिट इफेक्ट देखिए, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। मैं यही कहूं कि अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। यहां मेरा 10,000 रुपए का क्लोजिंग स्टॉक था एक्चुअल, लेकिन मैंने इसको गलती से 5,000 ही लिखा, अंडर वैल्यूड किया। अंडर वैल्यूड करने से मेरी क्रेडिट साइड कम रह गई तो डेबिट साइड बढ़ गई। डेबिट साइड बढ़ गई मतलब खर्चे बढ़ गए, खर्चे बढ़ गए मतलब जीपी कम हो गया, जीपी कम हो गया मतलब एनपी कम हो गया। इसलिए हम इसको यहाँ क्या करेंगे? बढ़ा देंगे एनपी को और 5,000 रुपए प्लस कर देंगे। क्या फॉर्मूला निकल कर के आया कि हम 5,000 रुपए को प्लस कर देंगे। एक और चीज, बाय लिख दिया मैंने यहां पर। एक और चीज देखो, ये तो था क्लोजिंग स्टॉक से रिलेटेड पॉइंट। अब अगर ओपनिंग स्टॉक में ये गलती हुई हो आपसे तो क्या करोगे? ये ओपनिंग स्टॉक आपने कम या ज्यादा लिख दिया तो क्या करोगे? मैं यहां कह दूं कि मेरा ओपनिंग स्टॉक 20,000 रुपए है और मैंने इसे ओवर वैल्यूड कर दिया, तो पहले मैं पॉइंट बना दूं कि ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड बाय 5,000। 20,000 था एक्चुअल और मैंने इसको 25,000 लिख दिया, ओवर वैल्यूड कर दिया। डेबिट साइड ज्यादा लिखने से मेरा जीपी कम हो गया और जीपी कम होने से मेरा एनपी कम हो गया, इसलिए मुझे 5,000 रुपए से एनपी बढ़ा देना चाहिए। इसका दूसरा इफेक्ट भी देखो कि मेरा एक्चुअल ओपनिंग स्टॉक 20,000 था, मैंने इसे गलती से कम लिख दिया, तो क्या लिखूं इसको? चौथा पॉइंट क्या आ रहा है? अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक 5,000। तो यूं रटने के हिसाब से तो आप जब आपने इसको प्लस किया तो इसको माइनस करेंगे, पर अंडर वैल्यूएशन का मतलब क्या हुआ कि हमारे एक्सपेंसेस साइड जो 20 होनी थी वो 15 ही हुई, और 15 मतलब खर्चा कम हुआ, एक्सपेंसेस कम हुआ, एक्सपेंसेस कम हुआ मतलब जीपी बढ़ गया, जीपी बढ़ गया मतलब एनपी बढ़ा हुआ है, और एनपी बढ़ा हुआ है तो उसे कम करेंगे तो हम नॉर्मल बिजनेस ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर पहुंच जाएंगे। ये स्टॉक से रिलेटेड पॉइंट था। ठीक है सर, ये तो अच्छी बात है, याद रह जाएगा, लेकिन इसका एक इफेक्ट और देखिए। जब आपका क्लोजिंग स्टॉक अगर ओवर वैल्यूड किया गया है, मैंने अभी कहा था कि 2017 का पॉइंट है हमारा, 2017 का क्लोजिंग स्टॉक अगर 5,000 से कम लिखा गया है तो आज का क्लोजिंग 2018 का क्या हो जाता है? 2017 का क्लोजिंग 2018 का ओपनिंग हो जाता है। तो यहां अगर आपने क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यूड किया है, इसका मतलब आपने 2018 के ओपनिंग स्टॉक को भी ओवर वैल्यूड किया है। तो ओवर वैल्यूड के तो मैंने चारों पॉइंट बता दिए। ओवर वैल्यूड अंडर वैल्यूड करेंगे क्या, वो तो वहां लिखा हुआ है। ये है, फिर सुनो ध्यान से, कि 2017 का क्लोजिंग स्टॉक अगर मैंने अंडर वैल्यूड किया है, 5,000 से कम लिखा है,
तो इसका मतलब 2018 का ओपनिंग स्टॉक भी अंडर वैल्यूड हुआ है। अगर मैंने 2017 का क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड किया है तो 2018 का ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड हुआ है। तो ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड के दोनों चीजें हमारे सामने हैं। क्लोजिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड दोनों चीजें हमारे सामने हैं। मतलब स्टॉक हमारा नेक्स्ट ईयर में भी इफेक्ट देता है। ये स्टॉक से रिलेटेड पॉइंट था। और देखते हैं ऐसी छोटी छोटी बातें जो हमको नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट तक जाना पड़ेगा, क्योंकि हमें जो प्रॉफिट दिए जाते हैं वो नॉर्मल ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर नहीं है तो आप उन्हें पहले नॉर्मल ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कन्वर्ट करें और उसके बाद उनका यूज करें गुडविल कैलकुलेशन के लिए। एक और बात देखिए, ये हमारा P&L अकाउंट है और ये हमारी बैलेंस शीट है। हमने एक मशीन खरीदी, तो मशीन को कभी भी हम P&L में नहीं लिखते हैं। ये बात भी मैं कह दूं कि 2017 की है कि 2017 में हमने 10,000 रुपए की एक मशीन परचेज की और उस मशीन को हमने नॉर्मल रेवेन्यू की तरह ट्रीट कर दिया और उस मशीन को हमने P&L के डेबिट में लिख दिया। क्या ये एक्सपेंसेस है? नहीं है। और आपने इसे जैसे ही यहां लिखा, हमारा जीपी क्या एनपी क्या हो गया? कम हो गया, क्योंकि ये रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंसेस नहीं था। इसे यहां नहीं बल्कि बैलेंस शीट में असेट साइड में आना था। 10,000 रुपए को बैलेंस शीट में असेट्स में आना था। तो हमने P&L का एक्सपेंसेस 10,000 से कम करना है, मतलब नेट प्रॉफिट 10,000 से बढ़ाना है। तो 2017 का जो हमारा 20,000 रुपए प्रॉफिट है, ये 20,000 रुपए हमारा 10,000 रुपए से इंक्रीज हो जाएगा। ये अभी पूरी बात नहीं हुई, लेकिन जैसे ही 10,000 से बढ़ेगा असेट्स बढ़ जाएगी। असेट्स बढ़ेगा, अगर डेप्रिसिएशन का कोई पॉइंट नहीं है तब तो यही बात खत्म। 10% डेप्रिसिएशन है तो फिर ये 1,000 रुपए डेप्रिसिएशन चार्ज करो, 9,000 नेट असेट्स बैलेंस। ये 1,000 रुपए फिर एक्सपेंसेस से इसे P&L के डेबिट में जाना है। डेबिट में जाना है मतलब प्रॉफिट को कम करना है। तो आप यहां से 1,000 रुपए के डेप्रिसिएशन को और लेस कर दीजिए और आपका ये 2017 का नॉर्मल ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा 29,000। ओके, ये 2017 की बात थी। अगर इस असेट्स को हमने इस साल बेचा नहीं है तो क्या ये 2018 की बैलेंस शीट को इफेक्ट नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। 9,000 नेट असेट्स आएगा, इस पर फिर 900 रुपए डेप्रिसिएशन लगेगा तो 8,100 बैलेंस होगा, लेकिन यही 900 रुपए फिर P&L का पार्ट होगा। मतलब 2018 के प्रॉफिट को भी, 2018 का प्रॉफिट हमारा 15,000 है और उस 15,000 में से 900 रुपए हम डेप्रिसिएशन के कम करेंगे, यानी कि 14,100 रुपए हमारा नॉर्मल प्रॉफिट होगा। तो देखिए, एडजस्टमेंट 2017 से रिलेटेड था, लेकिन उसका इफेक्ट 2018 में भी गया। अगर यही चीज या 18 में गया, 19 में भी जाएगा। अब वो मेथड कौन सी है उस पर डिपेंड करेगा। आपको जिससे रिलेटेड इफेक्ट है वहां तक तो देना पड़ेगा। 17 में एसेट्स खरीदी, 17 में भी डेप्रिसिएशन लगेगा, 18 में भी लगेगा और 19 में भी लगेगा। तो 19 का जो नॉर्मल ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो भी अब 10,000 नहीं होगा। 10,000 में से फिर हमको 810 रुपए और डेप्रिसिएशन कम करना पड़ेगा, तब हम नॉर्मल ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर जाएंगे। और कुछ बात कर लेते हैं। ये जो प्रॉफिट दिए होते हैं, ये अगर नॉर्मल ऑपरेटिंग प्रॉफिट है तब तो ठीक है, नहीं तो हमको देख रहे हैं कि हम इन प्रॉफिट से रिलेटेड क्या क्या इंफॉर्मेशन हो सकती है और उन्हें हम कैसे कैसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कन्वर्ट करने के लिए ट्रीटमेंट देते हैं।
तो ये चीजें थी। अभी एक चीज और समझ लें कि जैसे एक क्वेश्चन आएगा हमारा, हमने कार का रिपेयरिंग करवाया और रिपेयरिंग एक्सपेंसेस वैसे तो हमको यही लिखना चाहिए, लेकिन हमने इस रिपेयरिंग को रेवेन्यू की तरह ट्रीट नहीं किया और बैलेंस शीट में असेट्स में कार के नाम से लिख दिया। 50,000 रुपए रेवेन्यू यहां आना चाहिए था, लेकिन हमने बैलेंस शीट में असेट्स की तरह उसको लिख दिया, कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर मान करके। तो क्या हुआ, हमारा जो नेट प्रॉफिट था वो 50,000 रुपए से क्या हो गया, कम हो गया, यानी कि हम 50,000 रुपए से इसको वापस बढ़ा देंगे। लेकिन जब आपने इसको असेट्स की तरह ट्रीट किया, अभी जो पॉइंट समझा था उसका जस्ट रिवर्स है, आपने असेट्स नहीं होने के बाद भी असेट्स लिखा और अगर इस पर डेप्रिसिएशन है तो वो डेप्रिसिएशन हमारा 5,000 रुपए है, तो उस 5,000 का वापस रिवर्स इफेक्ट, यानी कि वो 5,000 रुपए हम फिर इधर प्लस कर देते हैं। एक और चीज समझो कि अभी जो बातें हम कर रहे हैं ये प्रॉफिट के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, अगर लॉस होता और ऐसा हुआ है तो फिर उसका रिवर्स इफेक्ट आपको डालना पड़ेगा। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उसमें देखेंगे उन सबको इस तरीके से हमको एडजस्ट करना होता है। तो ये न केवल सारी बातें मैंने सिंपल एवरेज के लिए बताई, ये सारे पॉइंट आपके सिंपल एवरेज में भी हो सकते हैं, वेटेड एवरेज में भी हो सकते हैं, सुपर प्रॉफिट मेथड के लिए भी हो सकते हैं, कैपिटलाइजेशन मेथड के लिए भी हो सकते हैं। मेथड कोई सी भी हो, गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए जो प्रॉफिट चाहिए वो प्रॉफिट तो हमको नॉर्मल ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही चाहिए, नॉर्मल बिजनेस ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही चाहिए। तो ये था हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसमें हमने सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड तो समझा, साथ ही साथ नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी समझा। इसके बाद हम सुपर प्रॉफिट के लिए अलग वीडियो बनाएंगे।